हेलो एंड वेलकम टू इंस्पायर एजुकेटर्स। आप सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी फैमिली इंस्पायर एजुकेटर्स एंड सियाराम ई लर्निंग के अंतर्गत। आज की क्लास में हम लोग मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर को। जैसे कि आपके क्लास 9th और 10th दोनों क्लास के लिए समान रूप से उपयोगी है, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है। इसके बारे में तो डिस्कशन पहले भी हो चुका है, यानी कि सिलेबस आप लोगों ने पहले भी देख लिया है कि इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आपका क्या क्या टॉपिक है या क्या क्या सिलेबस है, जो जो चीज़ें आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं। तो आज हम लोग उसी को शुरू करेंगे और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो शब्द लिखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। एक है इंग्लिश और दूसरा है ग्रामर ना। ग्रामर को हम लोग व्याकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। तो सबसे पहले अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश है क्या? जब आप बात करते हैं इंग्लिश की, हिंदी की, उर्दू की, फारसी की, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ये सब है क्या? ये सब है लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि आप जिसे आप लोग बोलते हैं हिंदी में, अगर आप देखें तो इसको बोलते हैं हम लोग भाषा। तो सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है कि लैंग्वेज किसे कहते हैं या भाषा किसे कहते हैं। तो अगर हम लैंग्वेज या भाषा की बात करते हैं तो आप लोग सामान्यतः जानते हैं, लैंग्वेज या भाषा वह माध्यम होता है या वह मीडियम होता है जिसके द्वारा मानव अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से करता है। जैसे आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, अगर आपके अपने विचार को दूसरे से बताना है तो आप किसकी मदद लेते हैं? भाषा की। भाषा अलग अलग हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, फारसी भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है। लेकिन भाषा बोलने वाले को भी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और जिससे आप बात कर रहे हैं यानी जो सुनने वाला है उसको भी उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए या उस लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। तभी आप एक दूसरे की बातों को समझ पाएंगे ना। अगर कोई अभी फारसी बोलने वाला आपके यहाँ आ जाए, उर्दू बोलने वाला आपके यहाँ आ जाए, तो आप उसकी भाषा को नहीं समझ पाएंगे वो क्या बोल रहा है। जनरली आप लोग देखते हैं, अगर आपको इंग्लिश की जानकारी नहीं है तो फिर आप इंग्लिश में बोलने वाले व्यक्ति का बात भी नहीं समझ पाएंगे। सामान्यतः हमारा हम भारत में रहने वाले जो लोग हैं या इंडियन जो लोग हैं, उनका मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी तो उनको आपको जन्म से ही सिखाया जाता है, जब से आप लोग पैदा होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और लैंग्वेज आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए अक्सर कहा जाता है और आज इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ भी रहे हैं। उसका कारण क्या है कि अगर आप कहीं बाहर भारत से बाहर जाते हैं तो फिर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए कि वहाँ के लोगों से आप बात कैसे करेंगे। भारत की बात करें तो भारत में ही अलग अलग स्टेट में या अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रकार की हिंदी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। उसके नीचे अगर आप दक्षिण में जाते हैं तो आपको तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अलग अलग प्रकार की भाषाएं देखने को मिलती है। तो वहाँ पर अगर आप पहुँच गए तो फिर उनसे आप कैसे बातचीत करेंगे? कोई सामान ही आपको लेना हुआ तो दुकानदार से कैसे बोलेंगे? तो उसके लिए कि आप लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश को जब ये समस्या है तो पूरे विश्व में आई ना, तो इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। अंतर्राष्ट्रीय भाषा मतलब जो हर जगह आपको सीखनी है, पूरे विश्व में ये पढ़ाई जाती है और हर जगह पर आपको एक इंग्लिश भाषा पढ़ाई जाती है या कह सकते हैं अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, जिससे आप कहीं भी जाएँ तो कम से कम अगर आपकी जो मातृभाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, वो वहाँ पर लोग नहीं समझ रहे तो आप इंग्लिश बोलकर एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो भाषा साधारण क्या है? अपने विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है या एक मीडियम ना। तो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश भी इसी भाषा में से एक भाषा है, क्योंकि भाषाएं डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती है। जैसे आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी हिंदी, उर्दू, फारसी, अलग अलग भाषाएं हैं। लेकिन हमको क्या पढ़ना है? इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज भी क्या है भाई? हमारे विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि अब इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करें तो ये ग्रामर क्या है? देखिए, अलग अलग भाषाओं के बोलने का, लिखने का कोई तरीका होगा। ऐसे ही तो नहीं सारी चीज़ें बोली जा सकती हैं, सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। तो अलग अलग भाषाओं या अलग अलग लैंग्वेज के लिखने का जो तरीका होता है या जो रूल होता है बोलने का, कह सकते हैं नियम या शर्तें जो होती है,
उसी को ग्रामर के अंतर्गत पढ़ा जाता है कि आप किसी लैंग्वेज को किस रूल के तहत लिखेंगे या किस रूल के तहत उसको स्पीक करेंगे या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रामर। या फिर ग्रामर को, क्योंकि आप लोग यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आप जान सकते हैं ग्रामर को बोलते हैं व्याकरण ना, क्या बोलते हैं, व्याकरण। हिंदी में, अब हिंदी भाषा का भी व्याकरण होता है, क्योंकि हर लैंग्वेज का व्याकरण होगा, क्योंकि उसके लिखने और उसके बोलने का कोई ना कोई तो नियम होगा ना। तो उसी नियम को हम लोग क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं या ग्रामर। तो ये हो गया आपका इंग्लिश ग्रामर, और इसी को हम लोग सीखने वाले हैं कि आखिरकार इंग्लिश को कैसे लिखा जाता है या कैसे बोला जाता है, उसके लिखने बोलने के क्या रूल है और क्या रेगुलेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और सबसे पहले हम लोग आपके पहले चैप्टर्स को शुरू करेंगे जिसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ने से पहले कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और चीज़ों को आपको, बेसिक चीज़ों को जानना आवश्यक है। और वो बेसिक चीज़ों में सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी भी लैंग्वेज की या भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है लेटर। और लेटर से आप लोग परिचित होंगे, लेटर यानी कि अक्षर जिसको आप लोग बोलते हैं ना। कोई भी भाषा शुरू कहाँ से होती है, लेटर से। जैसे हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा में आप लेटर पढ़ते हैं, क ख ग घ, बचपन से पढ़े आ रहे हैं, उसी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आप लोगों ने अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं, ए बी सी डी। तो जैसे ए इज़ ए लेटर, बी इज़ ए लेटर, सी भी एक लेटर ही है। इस तरीके से आपके पास 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश भाषा में या इंग्लिश लैंग्वेज में ना। तो सबसे छोटी इकाई इन्हीं लेटर्स को मिला के आप पूरी भाषा का बोलने का या लिखने का प्रयास करते हैं। ए से लेके जेड तक जो 26 लेटर है, इन्हीं लेटरों का इस्तेमाल करके जो भी रूल है, जो भी कह सकते हैं कि नियम है, जो शर्तें, उनका इस्तेमाल करके आप इसी से पूरी लैंग्वेज का कह सकते हैं आविष्कार करते हैं और भाषा की मदद से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक, तो अगर हम लेटर की बात कर रहे हैं तो कभी कभी आप लोग, जैसे मैंने बोला अभी इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कभी कभी ये समस्या आ जाती है कि भाई अल्फ़ाबेट क्या होता है। अल्फ़ाबेट या जिसको आप लोग वर्ड माला बोलते हैं, ये क्या होता है ना। वर्ड मतलब भी अक्षर ही होता है या लेटर ही होता है। तो कह सकते हैं अक्षरों का जो समूह होता है उसी को वर्णमाला बोलते हैं। अब अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषाएं हैं, तो अलग अलग भाषाओं का जो लेटर का समूह है उसको उस लैंग्वेज का अल्फ़ाबेट कहते हैं। जैसे जब हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करते हैं तो ए से लेके जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो गया। हिंदी अल्फ़ाबेट की बात करें या हिंदी वर्णमाला की बात करें तो क ख ग घ ङ आ इ ई आप लोग सुने हैं ना। तो वो सब क्या हो गया, हिंदी अल्फ़ाबेट हो गया। ऐसे ही उर्दू के भी अल्फ़ाबेट होते होंगे, यानी लेटरों का समूह ही क्या कहलाता है, अलग अलग भाषाओं का जो लेटर का समूह होता है उसको हम लोग अल्फ़ाबेट या वर्णमाला कहते हैं। ठीक, अब सबसे छोटी इकाई लेटर है, तो फिर लेटर से मिलकर सबसे पहले स्टार्ट होता है भाषा में किसका फॉर्मेशन होता है, वर्ड का। वर्ड यानी जिसको आप लोग बोलते हैं शब्द, क्या बोलते हैं, शब्द। जब दो या दो से अधिक लेटर या एक ही लेटर, एक दो या दो से अधिक लेटर आपस में मिलते हैं और उसका कुछ मीनिंगफुल अर्थ निकलता है तो उसे हम लोग वर्ड या शब्द बोलते हैं। जैसे अगर मैंने लिख दिया, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं CAT कैट, तो सी भी एक लेटर है, ए भी एक लेटर है, टी भी एक लेटर है, और तीनों को मिलाकर हमने लिख दिया तो ये हो गया कैट। और कैट का एक मतलब होता है इंग्लिश लैंग्वेज में जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्ली, क्या बोलते हैं, बिल्ली। तो इसलिए कैट जो हो गया ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया, क्या हो गया, एक वर्ड, क्या हो गया, एक वर्ड हो गया या एक शब्द हो गया। ऐसे ही अलग अलग चीजें हैं, तो अलग अलग वर्ड्स हैं या अलग अलग लेटर की मदद से आप अलग अलग वर्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और लेटर वही रहेंगे, ए से लेके जेड तक 26 लेटर का इस्तेमाल करके आप अलग अलग शब्दों का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। और अलग अलग शब्दों को आप लोग जानते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़ ही रहे हैं, तो आप लोग हैं स्टूडेंट, क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट भी आप देखेंगे कई लेटर को मिलाकर जब इसको एक साथ रखते हैं तो स्टूडेंट बन गया। टीचर, क्या हो गया, टीचर यानी कि अध्यापक, स्टूडेंट मतलब छात्र। इसमें भी देखेंगे आप अलग अलग लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं जिनको मिलाकर एक शब्द बनाया गया। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से दो या दो से अधिक लेटरों को मिलाकर हम जब एक विशेष अर्थ वाले, कह सकते हैं कि लेटरों के समूह की संरचना रचना करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्ड या शब्द बोलते हैं। अब इसी को जब हम आगे बढ़ाते हैं, इसी को जब हम आगे बढ़ाते हैं
तो फिर वर्ड के बाद फिर नंबर आता है आपका सेंटेंस का। सेंटेंस यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं वाक्य। दो लेटर को मिला के, दो या दो से अधिक लेटर को मिला के हम लोगों ने वर्ड का निर्माण किया था। अब जब कई वर्ड को एक साथ लगाते हैं, हम अरेंज करते हैं ग्रामर के हिसाब से, यानी इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से, जब इंग्लिश वर्ड को हम कई एक साथ अरेंज करते हैं तो उनके समूह से बनने वाला जो कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। सेंटेंस या वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने लिख दिया आपको यू आर, या फिर सिंपल सा लिखते हैं बच्चों वाला, दिस इज कैट। क्या है? कैट। ये क्या है? बिल्ली। तो आप यहाँ देखेंगे कि एक शब्द आपका ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया जिसमें चार लेटर है, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया ना। और इन तीनों वर्डों को अगर हम साथ मिला दिए तो ये बना दिस इज कैट, मतलब ये बिल्ली है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस ना। आप लोग बोलते हैं दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड, और इनको आपने एक सिस्टम से अरेंज किया तो फिर एक सेंटेंस का निर्माण हो गया। और इस सेंटेंस का एक अर्थ निकल के आता है कि यह मेरी पेन। ये किसकी पेन है? मेरी पेन। तो सबसे पहले लेटर, लेटर से वर्ड का निर्माण होता है। वर्ड से किसका निर्माण होता है? सेंटेंस का। वर्ड से किसका निर्माण होता है? सेंटेंस का। और सेंटेंस के बाद फिर निर्माण होता है आपका, कह सकते हैं कि पैराग्राफ। किसका? पैराग्राफ। यानी ढेर सारे सेंटेंस को जब आप मिला देते हैं तो एक पैराग्राफ बन जाता है। और पैराग्राफ का नाम आप लोग सुने होंगे, किताब में लिखा रहता है ढेर सारे सेंटेंस का एक समूह, एक पैरा, दूसरा पैरा, तीसरा पैरा ना। और जब कई सारे पैराग्राफ को मिलाते हैं तब जाके निर्माण होता है आपके स्पीच का। किसका निर्माण होता है? स्पीच का। किसका निर्माण होता है? स्पीच का। और यही आपके सिलेबस में है, पढ़ना है पार्ट ऑफ स्पीच। जो पहले चैप्टर के आपका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। कि स्पीच के कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स तो आप लोग समझ ही गए। आपने देखा किस तरीके से छोटे छोटे पार्टों से होते हुए फिर स्पीच की रचना होती है। अब लेकिन जो ये सेंटेंस है, ये अलग अलग जो इसके पार्ट्स हैं, या वाक्य के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इनके कुछ अलग अलग नाम भी होंगे। तभी तो आप रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे किस रूल के तहत इनको इस तरीके से अरेंज किया गया है। अगर हम इज को इधर लिख दें, पेन को यहाँ लिख दें, पहले लिख दें, दिस को बाद में लिखें ना, उसके बाद फिर माई लिख दें लास्ट में, यही वर्ड दिखे यहाँ भी लिखे गए लेकिन अलग अलग सीक्वेंस में, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ये तो एकदम गलत हो गया ना, ग्रामेटिकली ये एकदम गलत है। इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा ना। इज पेन दिस माई, इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसीलिए इसके लिए अरेंज करने के लिए, सही सिस्टम में अरेंज करने का जो रूल है, उसी को हम लोग ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रामर। तो इसलिए बोल रहे हैं हम लोग कि ये ग्रामेटिकली सही नहीं है, नीचे वाला जो आपका सेंटेंस है ना, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो किस रूल के तहत इसको अरेंज किए हैं, यही आपको पढ़ना है। जिसके लिए आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। पहले आप ये जानेंगे कि कौन कौन से ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की क्या विशेषता है, इन शब्दों की क्या विशेषता है। और उसके बाद फिर हम लोग टेंस पढ़ेंगे, रूल रेगुलेशन पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग टेंस की मदद से हम लोग वर्ड का या सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर जो आप पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है या क्या सीखना है और किस लिए सीखना है, क्यों जरूरी है, ये भी आपने देख लिया। क्योंकि भाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर आप गूंगे इंसान के बराबर होंगे। अगर आपको कोई भाषा का ज्ञान नहीं है तो जो कोई इंसान बोल रहा है आप समझ नहीं पाएंगे, आप कुछ बोल नहीं पाएंगे तो गूंगे ही नहीं ना। इसलिए लैंग्वेज का ज्ञान होना आवश्यक है और इसीलिए हम लोग अलग अलग लैंग्वेज को पढ़ते हैं। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग आज की क्लास को पढ़ते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, शब्द भेद जिसको बोलते हैं आप, तो अलग अलग जो सेंटेंस का निर्माण होता है या जिन जो वाक्यों का निर्माण होता है, उन वाक्यों में
के कह सकते हैं कि अलग अलग भाग होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस ना, सेंटेंस के जो अलग अलग पार्ट्स हैं वही क्या कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, तो अगर आप देखें तो देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ वर्ड्स या 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। यानी पार्ट ऑफ स्पीच के आप कह सकते हैं कि कुल कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, यानी 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, और उन्हीं 8 के बारे में आपको जानना है, या उन्हीं 8 पार्ट्स के बारे में आपको जानना है कि उसका आप अरेंजमेंट कैसे करते हो, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्या स्पीच का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। तो 8 तो हो गए, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वो 8 हैं कौन। वो 8 है कौन, और एक जनरल इंट्रोडक्शन पहले 8 से कर लेते हैं, सामान्य परिचय। हालांकि बारी बारी से हम 8 को पढ़ने वाले हैं और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में इसी ग्रामर के पार्ट से ना, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो पहले अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट है, और उन 8 पार्ट के बारे में अगर हम पहले देख लें कि कौन कौन से हैं, एक जनरल इंट्रोडक्शन हो जाए, सामान्य परिचय हो जाए, जनरली आप लोग कम से कम इतना समझ लें कि क्या है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका है वो है नाउन। क्या है, नाउन। नाउन क्या होता है, जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते होंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, यानी किसी भी वस्तु स्थान या जगह के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं या फिर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाउन। लेकिन इसके अलावा भी किसी भी प्रकार का नेम, केवल पर्सन प्लेस और थिंग ही नहीं, अगर आपका कोई भाव है, आपकी कोई फीलिंग है, अगर उसका भी कोई नाम है आप रखे हैं, तो वो भी क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। यानी हर प्रकार का नाम, नेम जिसको आप बोलते हैं, ऑल द नेमिंग वर्ड, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं सब के सब नाउन है। ऑल द नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, यहाँ पर डिफिनेशन लिखा भी गया है, वही चीज लिखी गई है। इट इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, इन प्लेस ऑफ। ठीक है, मतलब कि कोई भी वर्ड जिसको आप किसी वस्तु का जब कोई आप नाम रखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं नाउन। क्या बोलते हैं, नाउन। ठीक है, यानी कि आप इसको अगर डिफिनेशन ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको काट सकते हैं और आप अलग से डिफिनेशन लिख सकते हैं, सिंपल सा। ऑल द नेमिंग वर्ड, यानी जितने भी नामकरण को करने वाले वर्ड हैं, ऑल द नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड नाउन, आर कॉल्ड नाउन ना। जितने भी नाम वाले, चाहे आप मेरा नाम हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे किसी वस्तु का नाम हो, चाहे किसी स्थान का नाम हो, राधा, श्याम, गीता, मीता, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इंडिया, अमेरिका ना, ताजमहल, कुतुब मीनार, किसी भी चीज़ का नाम हो ना, रोटी, कपड़ा, मकान, कुछ भी हो, तो वो सब क्या है, नाउन। जब किसी वस्तु का नाम हो गया तो वो नाउन के अंतर्गत आएगा। सारे नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, नाउन होते हैं। सिंपल सी बात, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया, डॉग हो गया, सिटी हो गया, हैप्पीनेस हो गया, ये सारे के सारे क्या है, नाउन। हालांकि नाउन भी कई प्रकार के होते हैं, जब हम अलग से नाउन के बारे में पढ़ेंगे तो नाउन के प्रकार के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली अभी आप इतना जानते रहिए इस लेक्चर में कि नाउन क्या होता है। नाउन यानी नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी नाम है तो वो क्या होगा, नाउन। ठीक, अब अगर हम प्रोनाउन की बात करते हैं, प्रोनाउन क्या होता है, बार बार जब आप कोई सेंटेंस लिखते हैं या कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो बार बार एक ही चीज का नाम लेना अच्छा नहीं लगता। तो उस नाम के स्थान पर जब आप किसी विशेष वर्ड का प्रयोग करते हैं तो उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जनरली प्रोनाउन का इस्तेमाल किसके जगह पर करेगा, नाम को बार बार लेने से बचना है आपको, नाम का बार बार रिपीटेशन करने से बचना है ना, तो नाम के जगह पर ही आप प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। यानी नाम क्या है, नाउन है, तो नाउन के जगह पर ही आप प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे। तो जनरली आप बोल सकते हैं इट इज ए वर्ड दैट टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी यह एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन का स्थान लेता है। किसका स्थान लेता है, या नाउन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है, नाउन के स्थान नाउन के स्थान पर यूज होता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कोई नाम है, आप ही का नाम है मान लीजिए,
आपका नाम है मान लीजिए आदित्य, क्या नाम है? आदित्य। अब आदित्य के बारे में कोई बता रहा है कि की लंबाई 6 फुट है, आदित्य गोरा है, आदित्य लंबा है, आदित्य बहुत पढ़ता है। तो बार बार आदित्य कहने का मतलब है कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है। आदित्य नाम है, नाउन है। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि आदित्य एक अच्छा लड़का है, वह डेली स्कूल जाता है, वह रोज सुबह उठता है, तो आदित्य बार बार बोलने की वजह के स्थान पर हम क्या बोल रहे हैं? वह बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? वह। तो वह क्या हो गया? नाउन हो गया। वह क्या हो गया? प्रोनाउन। वह क्या हो गया? प्रोनाउन। आदित्य की जगह पर हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? वह का। तो वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो ऐसे शब्द या ऐसे वर्ड जिसका हम नाउन के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। और वही चीजें यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया गया है। जैसे ही मतलब वह होता है, सी, इट, दे, ये वैसे वर्ड्स हैं जो हम लोग नाउन के स्थान पर इस्तेमाल करते हैं नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। ठीक। नेक्स्ट आपका जो है पार्ट स्पीच का नेक्स्ट पार्ट है वो है वर्ब। क्या है? वर्ब। वर्ब क्या होती है? एक्शन वर्ड होता है वर्ब जनरली, क्रिया जिसको आप लोग बोलते हैं। एक्शन वर्ड एक क्रिया, यानी कोई कार्य अगर आप कर रहे हैं तो उस कार्य को दर्शाने के लिए जिस नाम का आप करना है, जो कह सकते हैं कि जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ब। देखिए डिफिनेशन भी लिखा गया है, इट शोज एक्शन आर टेल्स व्हाट हैपनिंग। यह क्रिया यानी एक्शन को दर्शाता है और क्या हो रहा है इस चीज को दिखाता है ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ा रहा हूँ ये मैं किसके पढ़ा रहा हूँ? ये क्या है? या आप पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं मतलब सीख रहे हैं, या आप लिख रहे हैं। तो राइट, टीच ना, ये सब क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रन या रनिंग ना। हंस रहे हैं, लाफिंग। तो जो आप कोई क्रिया कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उस कार्य को दिखाने वाले जो वर्ड्स होते हैं उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं या क्रिया बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया, राइट, कुक। राइट मतलब आपने अभी लिखा लिखना, कुक मतलब पकाना, प्ले मतलब खेलना, जंप मतलब कूदना। इस तरीके से कोई भी ऐसी चीज है जो एक्शन को दर्शाता है या क्रिया को दर्शाता है या फिर क्या हो रहा है इस चीज को प्रकट करता है, तो उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो नेक्स्ट है आपका एडवर्ब। क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब मतलब आप समझ रहे हैं, वर्ब है, वर्ब के साथ एड है, तो यानी वर्ब के साथ ही ज्यादातर एडवर्ब का प्रयोग होता है। वर्ब के साथ, तो वर्ब के आने वाले जो वर्ड्स होते हैं, वर्ब वर्ब के पहले आने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जो वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक्स बताते हैं या विशेषता बताते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। जैसे डिफिनेशन में लिखा है कि एडवर्ब क्या डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब हाउ, व्हेन, वेयर, आर, टू व्हाट एक्सटेंट। यानी कि कहाँ, कब, कैसे, इन सब चीजों को दिखाने के लिए हम लोग जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं उसको हम लोग एडवर्ड बोलते हैं। जैसे कि एज एग्जाम्पल जैसे बोला गया क्विकली, नाउ, डियर ना। जैसे मैं बोलूँ कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। तो दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं? तेज दौड़ रहे हैं, फास्ट। क्या हो गया? फास्ट। किसकी विशेषता है? दौड़ने की। दौड़ तो रहे हैं लेकिन तेज या फास्ट दौड़ रहे हैं। फास्ट भी क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है। इस तरीके से कोई क्रिया हो रही है, अगर उसके पहले कोई वर्ड प्रयोग होगी, उसकी कोई विशेषता बता रहा है, करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि वो कहाँ हो रहा है वह क्रिया, या कब हो रही है वह क्रिया, या वह एक्शन कब हो रहा है, तो उस वर्ड को हम लोग एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। ठीक। अब अगर हम बात करते हैं एडजेक्टिव की, अभी थोड़ा समझते रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको बारी बारी से पढ़ेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी जनरल कम से कम जान जाइए कि जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कौन कौन से हैं। ठीक। तो अगर हम एडजेक्टिव की बात करते हैं तो एडजेक्टिव जो होता है, जैसे ही कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, वैसे ही एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। इट डिस्क्राइब और एड्स डिटेल टू ए नाउन, यानी नाउन को, नाउन का और डिटेल बताने वाला जो वर्ड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी,
वह खुश है। तो वह तो है, लेकिन वह कैसे है, कैसा है, खुश है। तो हैप्पी किसकी विशेषता बता रहे हैं, उस आदमी की, वह की। या फिर मैं बोलूँ कि राधा इज हैप्पी या राधा इज सैड। तो राधा सैड है, राधा नाउन है, राधा की विशेषता क्या बताया जा रहा है, सैड, वो दुखी है। क्या है, दुखी है ना। तो सैड हो गया, हैप्पी हो गया, ये सब नाउन की विशेषता बताते हैं या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो ऐसे वर्ड को या ऐसे कह सकते हैं शब्द को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। एज एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा गया, हैप्पी हो गया, टाल हो गया, ब्लू हो गया ना। जैसे हम बोले स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। तो आकाश क्या है, नाउन है, और वह कैसा है, ब्लू है। तो वो आकाश की विशेषता बता रहा है ब्लू, तो ब्लू क्या हो गया, ब्लू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट आता है आपका कंजक्शन। नेक्स्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है कह सकते हैं, वो है कंजक्शन। क्या है, कंजक्शन। कंजक्शन मतलब होता है जोड़ना। कंजक्शन मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ पर लिखा गया है, इट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेसेस और आइडियाज। यानी दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दो फ्रेस को जोड़ने के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, दो अलग अलग सेंटेंस या आइडियाज को जोड़ने के लिए जिस भी वर्ड या शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम लोग कंजक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ने वाला, जक्शन ना, जोड़ने वाला। जैसे एग्जाम्पल हो गया एंड। जैसे मैं बोलूँ राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, तो राम और श्याम को जोड़ने के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया, एंड का। तो एंड क्या हो गया, कंजक्शन। बट ना, और इस तरीके से जो शब्द हैं जो एक एक नाउन को दूसरे नाउन से या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ते हैं, ऐसे वर्डों को हम लोग कंजक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट आपका है प्रीपोजिशन। नेक्स्ट जो है आपका क्या है, प्रीपोजिशन। अगर हम प्रीपोजिशन की बात करते हैं, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। यानी अगर कोई दो वर्ड्स हैं या दो चीज़ें हैं, उन दोनों के बीच को संबंध को दर्शाने के लिए या रिलेशन को दिखाने के लिए आप जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि बॉल ऑन द चेयर ना, कि बॉल कहाँ है, चेयर के ऊपर है। तो बॉल और चेयर के बीच में संबंध दिखाने के लिए मैंने किसका प्रयोग किया, ऑन का। किसका प्रयोग किया, ऑन। तो ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ऑन क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया ना, समझ रहे हैं। अंडर हो गया, ऑन हो गया, इन हो गया। ये ऐसे शब्द हैं जो दो कह सकते हैं कि वर्डों या दो लोगों के बीच में संबंध को दर्शाते हैं, रिलेशनशिप को दर्शाते हैं दो वस्तुओं के बीच में। ऐसे वर्डों को हम लोग कंजक्शन कहते हैं। यहाँ लिखा गया है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स। यानी अलग अलग चीज़ों के बीच में, बिटवीन मतलब बीच में ना, रिलेशन दर्शाने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जैसे इन, ऑन या अंडर है, इसी को हम लोग प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। ठीक। नाउ लास्ट इज इंटरजेक्शन। लास्ट इज इंटरजेक्शन ना। अब इंटरजेक्शन में कौन से वर्ड्स आते हैं, कौन सा ये स्पीच का पार्ट है भाई। जैसे कि एकाएक आपको किसी चीज को दिखाना हुआ, या जब सडन एक्सप्रेशन जो होते हैं, तो सडन एक्सप्रेशन को शो करने के लिए आप जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं ना, या फिर एक्सट्रीम हैप्पी या हैप्पी एक्सट्रीमली सैडनेस को शो करने के लिए आप जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग इंटरजेक्शन बोलते हैं ना। जैसे कि अगर आप कब आपको कोई चीज़ बहुत पसंद आई, कुछ आपने खाया, तुरंत आपको उसका स्वाद बहुत बढ़ा आया, कहते वाव ना, तुरंत, हालांकि आपने सोचा नहीं था वाव कहने के लिए, वो सडन एक्सप्रेशन है, एकाएक आ गया। तो वाव जो शब्द है वो क्या है, इंटरजेक्शन। क्या है, इंटरजेक्शन। वाव क्या है, इंट्रोडक्शन। चोट लगती है तब लोग आ ऊ करते हैं, आउच। इंग्लिश अगर हिंदी में बोले तो आ ऊ करते हैं, इंग्लिश में बोले तो आउच ना। ठीक है। तो अगर आप जब चोट वोट लगती है तो आउच आ ऊ करते हैं, तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। ये सब वर्ड जो है यही क्या है, इंटरजेक्शन, जो सडन एक्सप्रेशन को कह सकते हैं कि दर्शाते हैं, या जिन वर्डों के द्वारा सडन एक्सप्रेशन आपका निकलता है या उसको आप शो करते हैं, उसी को हम लोग इंटरजेक्शन कहते हैं ना। यहाँ पर लिखा भी है, देखिए डेफिनेशन, इट्स ए शॉर्ट एक्सप्लानेशन दैट शोज इमोशन। यानी कि जो आपकी फीलिंग
या इमोशन को शो करने वाले वर्ड्स होते हैं, या कह सकते हैं कि वाक्य होते हैं या शब्द होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे वाव हो गया, ओ हो गया, आउच हो गया। ये कुछ इंग्लिश वर्ड्स हैं जो आपके अलग अलग सडन एक्सप्रेशन को दिखाते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया इंटरजेक्शन। तो दीज आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अच्छा, कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच और आपको बताया जाता है, हालांकि वह जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वह क्या बोलते हैं कि एडजेक्टिव का ही कह सकते हैं, कि आप कह सकते हैं ग्रुप होता है जिसको आप लोग बोलते हैं आर्टिकल। क्या बोलते हैं, आर्टिकल। आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग जनरली ए, एन और द, ये तीन सब विशेषण का विशेष कह सकते हैं कि वर्ड्स हैं। ए हो गया, एन हो गया या द हो गया, एक जिसको बोलते हैं आप लोग, तो इसको आर्टिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आर्टिकल। तो आर्टिकल को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही भाग माना जाता है, हालांकि यह एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है ना। कहीं कहीं पर 9 एडजेक्टिव भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसमें घबराने का आवश्यकता नहीं है। तो आर्टिकल्स ए, एन और द, जिसको हम लोग आर्टिकल बोलते हैं, वो भी एडजेक्टिव के अंदर आप लोग पढ़ सकते हैं या पढ़ेंगे। ठीक, लेकिन अगर मेन रूप से बात करें, मेनली मुख्यतः बात करें, तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। रट डालिए, कम से कम नाम तो याद हो जाए आपको कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और बाकी उनकी विशेषता भी आप लोग समझ गए होंगे एग्जाम्पल से। लेकिन जो इसको नहीं समझ में आया उसको घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी बहुत सारे क्लास हैं और आप बस डेली क्लास अटेंड करते रहिए और देखते रहिए। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, नाउन किसे कहते हैं, एक क्लास में नाउन होगा, एक क्लास में प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा। इस तरीके से अलग अलग क्लास में हम लोग अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे डिटेल में, और अगर इनके टाइप्स होंगे या इनके प्रकार होंगे तो उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको इंग्लिश ग्रामर से संबंधित विशेषताओं के बारे में पता चल गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर जब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्दी एक नए चैप्टर के साथ और एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते खेलते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।